हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रोल्स ऑफ VATPase, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज एंड हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इन द एसिडिफिकेशन ऑफ सेल। माय नेम इज स्मृति देवगन एंड ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो MSc जूलॉजी कर रहे हैं इग्नू से। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसके अलावा भी जो आप नेट वगैरह के JRF की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी हमारा जो एसिडिफिकेशन का टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसमें हम जानेंगे कि क्या रोल रहते हैं VATPase के, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज के एंड हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज के एसिडिफिकेशन ऑफ सेल का जब हो रहा होता है तो क्या रोल्स रहते हैं। तो देखिए आंसर में अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में तो आप किस तरह से आंसर अटेम्प्ट करेंगे। द एसिडिफिकेशन ऑफ वेरियस सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेल्यूलर फंक्शन। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स में आपका एसिडिफिकेशन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उनकी नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शनिंग के लिए। जैसे पीएच होम्योस्टेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स एक्टिविटीज। तो आपकी जो स्पेसिफिक ऑर्गेनल एक्टिविटीज है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक के अंदर जो है एसिडिफिकेशन या एसिडिक नेचर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक नेचर होने की वजह से ही एंजाइम्स जो है वर्क करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करते हैं और डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है या ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है वो आपकी प्रोसेस जो होती है डाइजेशन में वो कंप्लीट हो पाती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है हमारे सेल्यूलर फंक्शंस के लिए। तो यही बताया गया है कि एसिडिफिकेशन ऑफ वेरियस सेल्यूलर कंपार्टमेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेल्यूलर फंक्शन। पीएच होम्योस्टेसिस, पीएच की जो वैल्यू है वो बनाए रखने के लिए। जैसे हमारे स्टमक में ज्यादा पीएच चाहिए होता है, ठीक है, लाइक पीएच वैल्यू कम चाहिए होती है डाउन, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल वहां पे ज्यादा चाहिए होता है, तभी तो एसिडिफिकेशन वहां पे देखने को मिलेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपके वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे डाइजेशन में। एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनल एक्टिविटीज, और स्पेसिफिक ऑर्गेनल एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। तो VATPase, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एंड हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज आर की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन मूविंग प्रोटॉन्स H प्लस आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। देखो प्रोटोन H प्लस को ही बोला जाता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से इसको प्रोटोन बोल दिया जाता है, ठीक है। H प्लस को ही प्रोटोन बोल दिया जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो VATPase है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, या फिर हम कहें हाइड्रोजन पोटेशियम जो आपका ये एटीपेज है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं हमारे, जिनके थ्रू आपके प्रोटॉन्स मूव कर पाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अक्रॉस द एनी मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, इच सर्विंग डिस्टिंक्ट रोल इन डिफरेंट सेल्यूलर कंटेक्स्ट। और हर एक का ना अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है, तीनों का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे हम फर्स्ट की बात करें VATPase, जिसको हम वैक्यूलर टाइप हाइड्रोजन एटीपेज कहेंगे या प्रोटोन एटीपेज कहेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं वी जो स्टैंड करता है वैक्यूलर के लिए, ठीक है, वैक्यूल्स के लिए वैक्यूलर कहेंगे इसको, वैक्यूलर टाइप हाइड्रोजन एटीपेज या फिर प्रोटोन एटीपेज। तो दो तरह से हम इसको बोल सकते हैं, वैक्यूलर टाइप हाइड्रोजन एटीपेज या फिर वैक्यूलर टाइप प्रोटोन एटीपेज। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? VATPases आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोसोम हुआ, एंडोसोम्स हुआ, गोल्गी अपैरेटस हुआ, तो उनके अंदर ये आपको इस तरह के ट्रांसपोर्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड इन सम सेल्स, और कुछ सेल्स के अंदर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपको वैक्यूलर टाइप जो है प्रोटोन एटीपेज आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें लोकेशन जो इसकी फाइनल हो गई है, हमें क्लियर हो गई है कि जो वैक्यूलर टाइप प्रोटोन एटीपेज होते हैं वो हमारे इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स के एग्जांपल्स में लाइसोसोम्स हमारे पास है, एंडोसोम्स हमारे पास है और इसके अलावा है गोल्गी अपैरेटस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका फंक्शन जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। VATPase पंप्स हाइड्रोजन या प्रोटोन आयंस। VATPase का फंक्शन ही होता है कि वो प्रोटोन आयंस को पंप करता है फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द ल्यूमेन ऑफ ऑर्गेनल। तो जो साइटोसोल है, सेल के जो अंदर पार्ट प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल से ऑर्गेनेल के ल्यूमेन में पहुंचाता है, यानी कि सेल के साइटोसोल से ऑर्गेनेल के ल्यूमेन तक का जो इसका सफर होता है VATPase पंप के थ्रू होता है प्रोटॉन्स का, यूजिंग ATP एज एनर्जी सोर्स। और इसमें एटीपेज क्यों बोला गया? देखो वैक्यूलर तो बोला गया है, लेकिन एटीपेज क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना मूवमेंट के लिए सब्सटेंसेस की, वो एनर्जी एटीपी की वजह से आएगी। एटीपी से जो है हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एटीपी से एनर्जी गेन करके जो आपके प्रोटॉन पंप है वो सेल की साइटोसोल से उसके ऑर्गेनेल के ल्यूमेन तक पहुंचता है। दिस क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनेल, और इसी वजह से
एक आपका एसिडिक और जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनेल के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनेल के ल्यूमेन में पहुंचा है आपका हाइड्रोजन या प्रोटोन आयन। अब जैसे ही ऑर्गेनेल के ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन पहुंचेगा तो वहां पे हाइड्रोजन की जो अमाउंट है, जो प्रोटोन की अमाउंट है, वो आपकी हाई हो जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। जैसे ही वो इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करने का मतलब है एसिडिफिकेशन वहां पर इंक्रीज कर रही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से एसिडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वी एटीपेज, वैक्यूलर एटीपेज, जिसमें हम प्रोटोन आयन को एक्सचेंज कराते हैं। प्रोटोन आयन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल के साइटोसोल से और उसके उसके अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके ल्यूमन तक। आई होप कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रोल इन एसिडिफिकेशन में क्या है? रोल ऑफ इन एसिडिफिकेशन यानी कि एसिडिफिकेशन में क्या रोल रहता है? फर्स्ट है लाइसोसोम। VATPase is crucial for maintaining the acidic environment pH 4.5 to 5। तो जैसे लाइसोसोम आपका एक सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर VATPase जो आपका एक पंप है, प्रोटॉन पंप है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में भी 4.5 टू 5 pH तक ये पहुंचा देता है उसके एनवायरनमेंट को। यानी कि लाइसोसोम के अंदर जो pH वैल्यू होती है वो 4.5 टू 5 पहुंच जाती है। नेसेसरी फॉर लाइसोसोमल एंजाइम्स व्हिच डिग्रेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये जो pH वैल्यू है 4.5 टू 5, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि लाइसोसोम्स के अंदर जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो अच्छे से वर्क कर पाए और मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड कर पाए। आप सभी जानते हैं जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, उनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके अंदर प्रेजेंट जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं। तो इसी वजह से जो एसिडिफिकेशन है लाइसोसोम में होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से प्रोटॉन का मूवमेंट जो है लाइसोसोम के ल्यूमेन में जाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि वहां पर लाइसोसोमल जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो सके। उनके एक्टिवेशन होने की वजह से ही मैक्रोमोलिक्यूल जो है वहां पे डिग्रेड हो पाएंगे। और ये जो पीएच है ये आपका 4.5 टू 5 जो है काफी नेसेसरी होता है लाइसोसोमल एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइसोसोम में एसिडिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है। आप जानते हैं एंडोसोम्स के केस में, एंडोसोम्स में क्या होता है, इन एंडोसोम्स VATPase एसिडिफाइज द ल्यूमेन। VATPase ही जो है एंडोसोम्स में भी उसके ल्यूमेन को एसिडिफाई करते हैं। हम ये जान चुके हैं ऑर्गेनेल के जो ल्यूमेन है उसको एसिडिफाई किस तरह से किया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन पंप वहां पे वर्क कर रहे होते हैं और प्रोटॉन जब मूव कर रहे होते हैं साइटोसोल के साइटोसोल से सेल ऑर्गेनेल के ल्यूमेन तक, तो इस तरह से एसिडिफिकेशन वहां पे हो जाती है, तो वो आपके एसिडिफाइड ल्यूमेन वहां पे देखने को मिलता है। विच इज नेसेसरी फॉर प्रोसेसेस लाइक रिसेप्टर लिगेंड डिसोसिएशन। तो यहाँ पे जो आपका रिसेप्टर लिगेंड जो डिसोसिएशन होता है आपके एंडोसोम्स में, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भी आपका एक डिसोसिएशन देखने को मिलता है, अलाउिंग कार्गो सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो डिसोसिएशन यहाँ पे हो रहा होता है, रिसेप्टर लिगेंड डिसोसिएशन यहाँ पे हो रहा होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके सेल के अंदर जो बाहर से आए वाले ऑर्गेनेल्स है या कुछ भी कहें सब्सटेंसेस हैं उनको हम यहाँ पे कार्गो कहते हैं, तो उन कार्गो को सॉर्ट करना, उनको सेपरेट करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है एंडोसोम्स के अंदर आने के बाद। तो उस प्रोसेस में जो है ये एसिडिफिकेशन जो है आपके ल्यूमेन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है एंडोसोम्स के अंदर। गोल्गी पैरेटस के केस में भी यही है कि VATPase कंट्रीब्यूट टू पीएच रेगुलेशन। VATPase जो है पीएच के रेगुलेशन में कंट्रीब्यूशन देता है गोल्गी पैरेटस के अंदर, एसेंशियल फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लाइक ग्लाइकोजाइलेशन, यानी कि जो एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजाइलेशन, उसके अंदर जो है हमें पीएच की जो वैल्यू है वो उसको रेगुलेट करने में भी जो हमारा VATPase है, वैक्यूलर एटीपेज, जो आपका ट्रांसपोर्टर है एक तरह से जिसमें प्रोटॉन को पंप किया जाता है, इसकी वजह से गोल्गी apparatus में एक एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है या एसिडिक नेचर देखने को मिलता है, जो कि ग्लाइकोजाइलेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एसिडिक नेचर की वजह से ही जो है ना आपके जो ग्लूकोज है या कहेंगे यहाँ पे ग्लाइकोजाइलेशन देखने को मिलती है गोल्गी apparatus के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिडिफिकेशन क्यों नेसेसरी है? इन सम स्पेशलाइज्ड सेल्स, तो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर जैसे कि ओस्टियोक्लास्ट हुआ, रेनल ट्यूबुल सेल्स हुई, VATPase पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द पंप्स प्रोटॉन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो VATPase होते हैं वो पंप कर देते हैं प्रोटॉन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, कंट्रीब्यूटिंग टू एक्स्ट्रा सेल्युलर एसिडिफिकेशन नीडेड फॉर बोन रीरिजॉर्प्शन और यूरिन एसिडिफिकेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है यूरिन की एसिडिफिकेशन के लिए और बोन के रीरिजॉर्प्शन के लिए। तो ये जो दो प्रोसेस यहाँ पे दी गई हैं, यूरिन एसिडिफिकेशन एंड बोन रिजॉर्प्शन, इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है प्लाज्मा
मेम्ब्रेन एसिडिफिकेशन, और ये भी एटीपीएस के थ्रू ही होती है, क्योंकि ये जो है ना पंप कर देती है प्रोटॉन्स को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एक्स्ट्रासेल्युलर जो एसिडिफिकेशन है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है बोन के रिजॉर्प्शन के लिए और यूरिन एसिडिफिकेशन के। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिडिफिकेशन क्यों जरूरी होता है। इसमें भी वीएटी पेज ही जो है ना आपके वर्क कर रहे होते हैं। तो हमने जो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा वीएटी पेज उसको क्लियर कर लिया है। हमने जो क्वेश्चन में देखा था हमें 3 कंसेप्ट जानने हैं, वीएटी पेज, हाइड्रोजन सोडियम जो आपका एक्सचेंजर है, उसके अलावा हमें जाना है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपी। तो फर्स्ट जो हमारा क्लियर हो गया है। अब जान लेते हैं सेकंड को। सेकंड में हमारा है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। अब ये कैसे वर्क कर रहा होता है एसिडिफिकेशन में। लोकेशन इसकी है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर आर प्राइमरली फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स बट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन सर्टेन ऑर्गेनेल्स। तो आपका जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है ये वैसे देखा जाए तो प्राइमरली ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही देखने को मिलता है सेल की, लेकिन ये कुछ सर्टेन ऑर्गेनेल्स की जो है उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर की बात हो रही है जिसको एनएचई बोल दिया गया है। फंक्शन इसका क्या है, तो देखिए फंक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इज सेकेंडरी एक्टिव एंटीपोर्टर दैट मूव्स हाइड्रोजन। देखो ये आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है उसका यूज किया जा रहा होगा, ठीक है, एनर्जी का यूज किया जा रहा होगा टू मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर जो है एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, और ट्रांसपोर्टर में भी ये एंटी ट्रांसपोर्टर है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सोडियम की अगर इधर है तो हाइड्रोजन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एंटीपोर्टर हम सिंपोर्टर और एंटीपोर्टर हम दोनों जान चुके हैं, ये आपके दोनों ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप होते हैं, एंटीपोर्टर एंड सिंपोर्टर। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है ये आपका एंटीपोर्टर एग्जाम्पल है, जिसमें जो सब्सटेंसेज है जो मोलिक्यूल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट मूव्स हाइड्रोजन आयंस आउट ऑफ द सेल। अब ये सेल से बाहर जो निकल रहा है, मान लो ये सेल है यहाँ पर, ये यहाँ पर सेल है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ सेल से बाहर निकल रहा होगा एंड सोडियम आयन इनटू द सेल, और सोडियम आयन जो है आपके सेल के अंदर जा रहे होंगे, दोनों पर ही प्लस चार्ज है। रिलाइंग ऑन द सोडियम ग्रेडियंट रेदर देन डायरेक्ट एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब ये जो है ये कह रहा है रिलाइंग ऑन द सोडियम ग्रेडियंट। सोडियम ग्रेडियंट की के ऊपर रिलाई करने का मतलब ये है यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाने के लिए। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है ना, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से जो है यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में ही प्रेजेंट है, और जो आपका ये एनवायरमेंट लो से हाई की तरफ जा रहा है। मान लो ये साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर जो हाइड्रोजन की अमाउंट है वो काफी कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, लेकिन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आप सभी जानते हैं। और वो एनर्जी कब आएगी, वो आपकी एटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से नहीं आ रही, बल्कि सोडियम की मूवमेंट की वजह से जो एक एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी को यूज किया जा रहा है हाइड्रोजन को, यानी कि प्रोटॉन को जो है मूव कराने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन है हाइड्रोजन जो है आपका वो आपका आयन जो है आउट ऑफ द सेल जाएगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा, और जो सोडियम आयन है वो इनटू द सेल जाएगा, ठीक है। जैसे ये सेल है तो सोडियम जो है अंदर की तरफ मूव करेगा, और जब सोडियम अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका नॉर्मल जो है मूवमेंट हो रही होगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका एक जो है एक तरह से पैसिव प्रोसेस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्टिव ही है, लेकिन एक्टिव में भी सिंपल एक्टिव है, सेकेंडरी एक्टिव नहीं है। तो सेकेंडरी एक्टिव तब होती है जब यहाँ से प्रोटोन जो सेल के अंदर से प्रोटोन जो है बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा। अब ये जो प्रोटोन जो है आपका इंटरनल से आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेल के अंदर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो भी लो ही है, तो यहाँ पे जो प्रोटोन है वो आपका मूव कर रहा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और ये मूव कर पा रहे हैं क्योंकि सोडियम जब मूव कर रहा था उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हुई थी उस एनर्जी को यूज किया जा रहा है प्रोटोन के द्वारा, ताकि वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर पाए, और इसी को बोला गया है सेकेंडरी एक्टिव एंटीपोर्टर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रोल इन एसिडिफिकेशन क्या है। हाइड्रोजन सोडियम का जो ये आपका एंटीपोर्टर है यहाँ पर, तो इसका क्या रोल है एसिडिफिकेशन में। पीएच होम्योस्टेसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिडिफिकेशन आएगा तो पीएच का रोल तो आएगा ही। बाय एक्सपोर्टिंग एच आयन या प्रोटोन आयन फ्रॉम द साइटोसोल टू एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट, एन एच ई सोडियम हाइड्रोजन
जो आपका ये है एंटीपोटर जो बोलेंगे या फिर एक्सचेंजर बोलेंगे, हेल्प मेंटेन ए स्लाइटली अल्कलाइन साइटोसोलिक पीएच। तो यहाँ पर जो आपका साइटोसोल के अंदर जो पीएच बन जाएगा, क्योंकि साइटोसोल से प्रोटोन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जब प्रोटोन बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे साइटोसोल में जो आपका हाइड्रोजन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। जब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे पीएच बताया गया है साइटोसोल के अंदर वो आपका 7.2 रह जाएगा। वाइल द एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट कैन बिकम मोर एसिडिक, जबकि आपका जो है यहाँ पर जो आपका बाहर का एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा आपका एसिडिक हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये बताया गया, बाय एक्सपोर्टिंग H प्लस आयंस फ्रॉम द साइटोसोल टू द एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट, साइटोसोल से बाहर की तरफ जा रहा है तो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर हेल्प मेंटेनिंग स्लाइटली अल्कलाइन साइटोसोलिक पीएच। तो यहाँ पे एक साइटोसोलिक पीएच जो है वो 7.2 को मेंटेन किया जाएगा। NHE जो है वही इसमें हेल्प करता है इस जो है साइटोसोलिक पीएच को मेंटेन करने के लिए। while the extracellular environment can become more acidic, जबकि जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा एसिडिक हो सकता है, हो जाता है। सेल वॉल्यूम रेगुलेशन देखिए, सेल की वॉल्यूम कैसे रेगुलेट होती है। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इज आल्सो इन्वॉल्वड इन सेल वॉल्यूम रेगुलेशन बाय मॉड्यूलेटिंग आयन एक्सचेंज व्हिच इंपैक्ट्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर एक एक्सचेंज देखने को मिलता है, क्योंकि सोडियम पर भी आपका जो है प्लस आयन है और आपका हाइड्रोजन पर भी प्लस आयन है, तो इनका जब एक्सचेंज हो रहा होगा तो एक जो वॉल्यूम है वो रेगुलेट हो जाती है, वो कम ज्यादा नहीं हो पाती, वो रेगुलेट हो जाती है। ठीक है, प्लस आयन ही जो है मूव कर पा रहे हैं, विच पार्ट्स इम्पैक्ट्स ऑस्मोसिस। और इसी वजह से जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट, ठीक है, वो आपका थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अफेक्ट कर देती है। ऑर्गेनल पीएच की बात करें तो इन सम ऑर्गेनल सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर pump maintain optimal pH by adjusting proton and sodium बैलेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो जो आपके ऑर्गेनल में जो पीएच है, यानी कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर जिनमें सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर जो है वो ऑप्टिमल पीएच बनाने में काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, और ये एडजस्ट करते हैं हाइड्रोजन और सोडियम के बैलेंस को भी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन और सोडियम का एक बैलेंस बना करके रखती हैं। अब सोडियम अंदर जा रहा है और हाइड्रोजन जो है बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये बताया गया कि ऑर्गेनल के अंदर जो पीएच या बैलेंस है ऑर्गेनल्स के अंदर वो अच्छे से मेंटेन होता है, क्योंकि कुछ सेल्स के अंदर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर हेल्प करते हैं एक ऑप्टिमल पीएच बनाए रखने के लिए, एडजस्ट करते हैं हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट भी। थर्ड जो टाइप है आपका वो पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज के बारे में बताया गया है। तो ये किस तरह से हेल्प करता है एसिडिफिकेशन में। तो प्रोटोन पोटेशियम पंप भी इसको बोला जाता है, मैंने आपको बताया था H प्लस को जो है हम हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं और इसको प्रोटोन भी बोला जा सकता है। तो प्रोटोन पोटेशियम पंप यहाँ पे बोला गया है। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो दिस पंप इज फाउंड प्राइमरली इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को में ही देखने को मिलेगा प्राइमरली, यानी कि मुख्यतः तो ये आपको आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स के अंदर, यानी कि जो आपके स्टमक है उसकी पेराइटल सेल्स के अंदर आपको हाइड्रोजन पोटेशियम जो पंप है या प्रोटोन पोटेशियम पंप है वो देखने को मिलता है। द स्टमक लाइनिंग एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इन रेनल ट्यूब्यूल सेल्स। तो आपके रीनल में भी जो है आपकी किडनी से रिलेटेड भी है ये, तो रीनल ट्यूब्यूल सेल्स के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो है ये आपको गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया लोकेशन इसका। जो आपका प्रोटोन पोटेशियम पंप है वो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स के अंदर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, स्टमक लाइनिंग में जो प्रेजेंट होती है पेराइटल सेल्स, और कुछ कम जो अमाउंट में लेसर एक्सटेंट में ये आपके रीनल ट्यूब्यूल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ज्यादातर ये आपकी गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं ये पंप। इसका फंक्शन क्या है, द प्रोटोन पोटेशियम एटीपेज इज प्राइमरी active transporter that uses ATP to exchange proton out of the cell and potassium ions into the cell। तो ये आपका हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपी जो होता है ये आपका देखा जाए तो प्राइमरीली ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर का एक एग्जांपल है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है जो एटीपी को यूज करता है, एनर्जी गेन करता है और फिर एक्सचेंज कराता है प्रोटोन आयन को पोटेशियम आयंस के साथ, क्योंकि प्रोटोन आयन जो है सेल के बाहर मूव कर रहे होते हैं और जो आपके पोटेशियम आयन है वो आपके सेल के अंदर जा रहा है। सिमिलर टू जो ये आपका पंप है ना, ये सिमिलर है आपके सोडियम प्रोटोन पंप के, या प्रोटोन सोडियम अगर आप उसको पंप कहें तो उसके। ठीक है, तो जिस तरह से आपके सोडियम हाइड्रोजन पंप में हो रहा था ना,
एक्सचेंजर में हो रहा था, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर में हो रहा था, या कहीं सोडियम प्रोटोन एक्सचेंजर में हो रहा था कि सोडियम सेल के अंदर मूव कर रहा था और प्रोटोन जो है सेल के बाहर मूव कर रहा था। इसी तरह से आपके प्रोटोन पोटेशियम पंप में भी ऐसा ही हो रहा है। पोटेशियम प्रोटोन पोटेशियम एटीपीज में भी ऐसा ही हो रहा है कि सेल से बाहर जो है प्रोटोन आपका मूव कर रहा है और पोटेशियम जो है सेल के अंदर मूव कर रहा है। तो देखिए रोल इन एसिडिफिकेशन जान लेते हैं कि क्या रोल है आपके प्रोटोन पोटेशियम एटीपीज का एसिडिफिकेशन में। स्टमक एसिडिफिकेशन, क्योंकि अगर आपके स्टमक की पैरेटल सेल्स में प्रेजेंट है ये आपके, तो उसी में ये अफेक्ट करेंगे। स्टमक के एसिडिफिकेशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। इन गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स, गैस्ट्रिक की जो पैरेटल सेल्स हैं उनकी लाइनिंग की जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटोन पोटेशियम एटीपेज पंप, जिनको हम आयन प्रोटोन आयंस भी कहेंगे, इनटू द स्टमक ल्यूमेन इज एक्सचेंज फॉर पोटेशियम आयन। तो यहाँ पर जो ये पंप है आपका प्रोटोन पोटेशियम पंप है, एटीपेज पंप है, इसके अंदर प्रोटोन आयन को जो है स्टमक ल्यूमेन में मूव कराया जाता है। किसके एक्सचेंज के साथ? पोटेशियम आयंस के साथ। तो स्टमक के ल्यूमेन में जो है मूव करता है आपका हाइड्रोजन आयन, और उसके जो एक्सचेंज में पोटेशियम आयन मूव कर रहा होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टिंग इन ए हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। पीएच 1.5 टू 3.5, आप सभी जानते हैं कि स्टमक की एसिडिफिकेशन जो है उसमें पीएच वैल्यू जो है 1.5 टू 3.5 तक चली जाती है, जिसकी वजह से एक हाईली एसिडिक एनवायरमेंट वहां पर देखने को मिलता है। स्टमक के अंदर एक हाईली एक्टिव एसिडिक एनवायरमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पीएच वैल्यू जो है 1.5 टू 3.5 तक चली जाती है। एसेंशियल फॉर डाइजेशन, जो काफी ज्यादा एसेंशियल होता है, जरूरी होता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए। प्रोटीन ब्रेकडाउन, और इसमें जो है डाइजेशन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे पीएच वैल्यू जो है काफी ज्यादा यहाँ पर लो हो जाती है, 1.5 टू 3.5 हो जाती है। एंड पैथोजन डिफेंस, और पैथोजेंस जो होते हैं या बॉडी से बाहर से जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहें, माइक्रोमोलिक्यूल्स कहें, वो आके जो एंटर करते हैं बॉडी को हार्म करने के लिए, तो उनसे भी जो है डिफेंस मिलता है एसिडिफिकेशन ऑफ स्टमक की वजह से। तो आपके स्टमक एसिडिफिकेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटोन पोटेशियम एटीपेज पंप्स, और ये सेल से बाहर जो है हाइड्रोजन को मूव कराते हैं, और सेल से जब पैरेटल सेल्स के बाहर जब हाइड्रोजन मूव करेगा तो वो स्टमक के अंदर जो है आपके स्टमक के ल्यूमेन में चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके पैरेटल सेल हैं, ये आपके समझ लेते हैं एग्जांपल से, पैरेटल सेल्स हैं। अब यहाँ पर आपका पंप प्रेजेंट है, और इस पंप का नाम क्या है आपका? यही है प्रोटोन पोटेशियम एटीपेज। अब इस प्रोटोन पोटेशियम एटीपेज से जो आपका मूव कर रहा होगा, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका बाहर मूव कर रहा होगा। ये सेल का इंटरनल पार्ट है, ये वाला जो बता रही हूँ ना यहाँ पे, ये इंटरनल पार्ट है। तो हाइड्रोजन बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा, और जो हमारा अगर हम बात करें तो हमारा सोडियम जो है इसी पंप से अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा। सोडियम जो है यहाँ से अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पर जो हमने केस लिया है इसके स्टमक के केस में, तो यहाँ पे सोडियम का केस नहीं लिया है, बल्कि हमने यहाँ पे केस लिया है पोटेशियम का। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये पैरेटल सेल्स हैं। पैरेटल सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर हमारा एक जो है एक पंप प्रेजेंट है, और इस पंप का नाम है हमारा प्रोटोन पोटेशियम पंप। अब इस प्रोटोन पोटेशियम पंप से जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी टू सब्सटेंसेस की। एक बॉडी से बाहर जा रहा होगा, पैरेटल सेल से बाहर जा रहा होगा। जो पैरेटल सेल से बाहर जा रहा है वो है आपका प्रोटोन आयन। ठीक है, जो आपका सेकंड है वो आपका जो बॉडी से अंदर की तरफ आ रहा है, जो आपके स्टमक ल्यूमेन से अंदर की तरफ आ रहा है पैरेटल सेल्स के अंदर, वो है आपका पोटेशियम। तो ये है यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है पैरेटल सेल्स में जो एक्सचेंज होता है आयंस का, पोटेशियम और प्रोटोन आयन का, वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ये बाहर का एरिया है, ये आपका है स्टमक ल्यूमेन, जहां पर आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। तो जब हाइड्रोजन आपका पैरेटल सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है या प्रोटोन है, वो काफी ज्यादा ये हो जाएगा 1.5 टू 3.5 की उसमें चला जाएगा। ठीक है, जो तो ल्यूमेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है एसिडिफिकेशन एनवायरनमेंट, वो आपका 1.5 टू 3.5 तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलती है, और मेनली जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो पैथोजन से डिफेंस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही रोल है। और इसके अलावा जो रेनल एसिड बेस बैलेंस है वो क्या है? इन द किडनीज के अंदर जो रेनल से रिलेटेड है, तो यानी कि किडनी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है? तो इन द किडनीज प्रोटोन
पोटेशियम एटीपेज प्ले ए रोल इन एसिडिफाइंग यूरिन। तो पोटेशियम और आपका जो प्रोटॉन एटीपेज है ये एसिडिफाई करता है यूरिन को, यानी जो पेशाब है या हमारा ये यूरिन है इसको एसिडिफाई करने का काम करता है आपकी किडनीज के अंदर। तो आपकी किडनीज में भी आपको जो है ना एसिडिफिकेशन से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो आप ये भी अच्छे से कर लीजिएगा, प्रिपेयर देख लीजिए कि एसिडिफाई करता है यूरिन को कौन सा। यहाँ पर भी एक पंप है, यही वाला पंप जो आपका प्रोटॉन पोटेशियम पंप है, यही एक अच्छा रोल प्ले करता है यूरिन को एसिडिफाई करने के लिए। विच हेल्प रेगुलेट ओवरऑल बॉडी पीएच एंड एक्सक्रीट एक्सेस प्रोटोन। और जो आपका एसिडिफिकेशन यहाँ पे यूरिन का देखने को मिलता है, ये जो प्रोसेस होती है रीनल एसिड बेस बैलेंस, इसमें ओवरऑल बॉडी का पीएच को मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, और एक्सेस प्रोटोन जो प्रेजेंट होती है, एक्सेस जो एच आयन प्रेजेंट होती है, उसको जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द यूरिन। समरी ऑफ देयर रोल इन सेल्यूलर एसिडिफिकेशन, तो देख लेते हैं एक तरह से तीनों का रोल देख लेते हैं, तीनों की समरी एक तरह से क्या है। आप अगर कंक्लूजन में देखें तो वीएटी पेज जो होते हैं आपके, ये एसिडिफाई इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनल्स एंड सर्टेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। तो ये ज्यादातर क्या है सेल के अंदर जो आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो है एसिडिफाई करते हैं या एसिडिफिकेशन करते हैं। तो सेल के अंदर यानी इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनल्स के को एसिडिफाई करने का काम होता है वीएटी पेजेस का, एंड सर्टेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, और कुछ केसेस में एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट को भी ये एसिडिफाई करते हैं। क्रूशियल फॉर ऑर्गेनल फंक्शन एंड सेल्यूलर प्रोसेसेस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है ऑर्गेनल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और सेल्यूलर प्रोसेसेस के लिए। सेकंड आता है आपका सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर। इस केस में क्या होता है, तो सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर में मेंटेन साइटोसोलिक पीएच होम्योस्टेसिस, या आपके साइटोसोलिक पीएच जो आपके सेल के अंदर जो आपका साइटोसोलिक पीएच है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसका होम्योस्टेसिस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर। कंट्रोल सेल्यूलर वॉल्यूम, सेल की वॉल्यूम को कंट्रोल करने का काम करता है, एंड पार्टिसिपेट्स इन ऑर्गेनल पीएच रेगुलेशन, यानी कि इस ऑर्गेनल के अंदर जो पीएच है, पीएच की वैल्यू है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है आपका सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज क्रिएट्स ए हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक। तो आपका जो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो आपका प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज है, जो भी मैंने आपको फिगर से भी बताया था, ये क्रिएट करता है एक एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक। स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज, एंड कंट्रीब्यूट टू रीनल पीएच रेगुलेशन, और रीनल पीएच रेगुलेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हमने पढ़ा कि रीन के थ्रू जो है आपके एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को ये बाहर कर देता है, रिमूव कर देता है बॉडी से। वाइटल फॉर डाइजेशन एंड बॉडी वाइड एसिड बेस बैलेंस, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वाइटल होता है, इसके बिना जो डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता है बॉडी में, और बॉडी वाइज जो है एसिड बेस बैलेंस को बनाने के रखने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज। Together, these transporters play specialized but complementary role in regulating cellular and एक्स्ट्रा सेल्यूलर पीएच। तो हम कह सकते हैं दोनों जो है मिलकर के जो दोनों ट्रांसपोर्टर होते हैं वो स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, ताकि जो सेल का जो उसका सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर पीएच है उसको मेंटेन किया जा सके, एंश्योरिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, और जिसकी वजह से जो आपका सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो भी काफी अच्छे से कंप्लीट हो सके, वर्क कर सके। तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से वर्क कर सके, एंजाइम के फंक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये तीनों हमने पंप यहाँ पर पढ़ लिए हैं, वीएटी पेज के बारे में जान लिया है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के बारे में जान लिया है, उसके अलावा हमने प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज के बारे में जान लिया है, इनकी लोकेशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में एसिडिफिकेशन के लिए, और ये कौन कौन से पार्ट को हमारे जो है एसिडिफाई करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं। तो कौन सा, जैसे वीएटी पेज है तो सेल ऑर्गेनल्स के लिए है, तो सेल के ऑर्गेनल्स को एसिडिफाई करता है, और इसके अलावा जो हमने सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पढ़ा है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो आपके होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, पीएच होम्योस्टेसिस में वर्क करता है, सेल वॉल्यूम रेगुलेशन में वर्क करता है, बल्कि पीएच के जो आपके पीएच होता है ऑर्गेनल्स का उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। थर्ड फिर हमने पढ़ा था प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज जो है आपका, या प्रोटॉन पोटेशियम पंप जो होता है ये हमारा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और कुछ कुछ जो है या कहीं कम अमाउंट में ही हमारे रीनल ट्यूबल्स में भी प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, जिसमें एटीपीज को ये यूज कर लेते हैं एक्शन कराने के लिए प्रोटॉन आयंस को और पोटेशियम आयंस को, जिसमें हाइड्रोजन जो है यानी कि आपका प्रोटॉन आयन जो है सेल के बाहर जाता है और पोटेशियम जो है आपका सेल से अंदर आता है, जैसा हमारा प्रोटॉन और सोडियम के केस में था। तो इसका जो रोल है एसिडिफिकेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेस। क्यों? क्योंकि जो स्टमक में एसिडिफिकेशन होता है ये काफी ज्यादा जरूरी होता है डाइजेशन के लिए, उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इवन जो हमारे स्टमक में जो पीएच हमें चाहिए होता है 1.5 टू 3.5, उसको बनाए रखने का जो काम होता है वो भी हमारा प्रोटॉन पोटेशियम पंप जो है उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो रीनल एसिड जो बेस बैलेंस है वो भी उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, जो एक्सेस अमाउंट में जो हाइड्रोजन होता है उसको बॉडी से बाहर करता है थ्रू द यूरिन, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं जिसमें हमने तीनों ही जो है रीजन जान लिए हैं, तीनों ही पंप कहें जान चुके हैं, हम एटीपी जान चुके हैं, इनके फंक्शन इनकी लोकेशन सब हम जान चुके हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाए तो आप इस आंसर को वहां पर लिख सकते हैं और आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।